और सर दूसरी जानिब गजा और इसराइल के मामले में भी जिस अमन फोर्स की बात हो रही थी उस पर इसराइल ने तुर्किया के बाद अब पाकिस्तान अफवाज के हवाले से भी इनकार कर दिया है कि इसे कबूल नहीं है। और ये दोनों ममालिक वो हैं जो हमास को गैर मुसल्लह करने के हवाले से अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं जो इसराइल और अमेरिका से मुताबिकत नहीं रखता। और अब ट्रंप ने हमास को दोबारा धमकी भी दे दी है कि गैर मुसल्लह ना होने पर नताइज भुगतने होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका बराह रास्त एक्शन की जानिब जा रहा है, क्योंकि वहां भी कोई अमन होता हुआ नजर नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, पाकिस्तान इस अमन मुआहदे के साथ जुड़ा इसी 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 होप उम्मीद के साथ था कि ये जो जेनोसाइडल एप्लीकेशन है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी जी। और क्योंकि 70-80 हजार के करीब इतने लोग मारे गए, इट्स अ ह्यूज जेनोसाइडल एप्लीकेशन हुई है। तो पाकिस्तान तो आइडियल सिचुएशन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके साथ जुड़ा कि जी हम जो भी वट हम कंट्रीब्यूट करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उस कंट्रीब्यूशन में पाकिस्तान ने हमास को तो करना नहीं था जी, डिसआर्म करना नहीं था। फिर पाकिस्तान का ये भी मौकफ था कि ये किसी यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के नीचे या किसी प्रॉपर मैंडेट के नीचे जब ये फोर्स डिप्लॉय होगी तो तब भी पाकिस्तान इसका हिस्सा बनता। और अगर अब इजराइल हैज अप्रीहेंशन अबाउट पाकिस्तानी डिप्लॉयमेंट तो फिर तो मुझे नजर नहीं आता कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड। ऑफ कोर्स हमास भी डिसआर्म उस वक्त तक नहीं होना चाहेगा जब तक उसको टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ या जो एंड स्टेट है इस पूरे एफर्ट की वो उसको सामने नजर नहीं आएगी। तो थिंग्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। और अभी तक काफी चीजें जो है वो ग्रे में है जी। वो जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी उस वक्त तक हम, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी इस्लामी ममालिक भी जो है वो अपना कुछ ना कुछ एप्रीहेंशन रखते होंगे। जहां तक डिसआर्मामेंट ऑफ हमास का ताल्लुक है तो वो तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जब इस्टेब्लिश होगी, जो पीस ऑफ जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके नीचे, प्रेसिडेंट ट्रम्प के नीचे, तो वो फिर देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से हमास को डिसआर्मामेंट करने की या डिसआर्म करने की गारंटीज देती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है डीमिलिटराइजेशन ऑफ द गाजा जी। और गाजा और इजराइल जो है वो फलस्तीन से, क्योंकि वेस्ट बैंक भी तो उसी तरीके से अंडर थ्रेट ही है जी। तो जब तक डीमिलिटराइजेशन नहीं होती, डीमिलिटराइजेशन होने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अब अंधेरी रात के बाद ही सहर आती है, यही हम उम्मीद हमें आगे बढ़ाती है। साल 2025 हमसे बहुत कुछ ले गया मगर हमें सोचने की सिमत भी दे गया। ये वक्त दुआ का है कि आने वाला साल नफरत नहीं, मोहब्बत बांटे, महंगाई नहीं, सहूलत लाए और मायूसी नहीं, यकीन पैदा करे। हम दुआ गो हैं कि रियासत और आवाम के दरमियान एतमाद बहाल हो और हर शहरी खुद को महफूज समझे। दुआ है दिल से कि ये साले नौ सवर जाए, गमों की धूप में उम्मीद का शजर जाए। अलविदा साल 2025। जाहिद साहब, फाइनेंशियल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स जिसमें उन्होंने भारत की मौजूदा पॉलिसियों को एक तरह से दुनिया के लिए खतरा करार दिया है, उसके बाद क्या ये कहना दुरुस्त है कि इंडिया इज नो लॉन्गर सीन एज अ रीजनल स्टेबलाइजर बाय वॉशिंगटन? जी बिल्कुल, देखिए शजिया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो परफॉर्म किया है, मैं नॉट दिस कि आई एम अ पाकिस्तानी डिफेंस सिक्योरिटी एनालिस्ट तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, बट दिस इज अ रियलिटी ऑन ग्राउंड कि मार्के हक के बाद जो इंडियन स्पेस थी वो स्क्वीज हुई है जी। और डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरली उनको शिकस्त पे शिकस्त हुई है। और उनका ये जो एक शरेड सो कॉल्ड क्लेम था कि जी हम नेचुरल स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर दूर के बाद नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में और स्टेबिलिटी ला सकते हैं रीजन में, वो तो बिल्कुल ही उल्टा साबित हो गया जी। तो एक शरेड स्टेट विद स्टेट ऑब्जेक्टिव्स और एक मिलियन डिप्लोमेसी के साथ जब वो चले हैं तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि दिस इज नो मोर देयर टैक्टिक्स, दिस हैज बिकम देयर कैरेक्टर। और उनके इस कट टू साइज एक्चुअली ब्रिंगिंग देम टू देयर ओरिजिनल साइज में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अगर वो किसी ने अदा किया है तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री परफॉर्मेंस ने, पाकिस्तान की नेशनल परफॉर्मेंस ने, जो मार के हक में पाकिस्तान ने किया है जी उनके साथ। बिल्कुल सही सर। भारत मई की जंग के बाद से अपनी शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और अब दोबारा उसने बॉर्डर पर गुजरात के करीब फौजी मशकों का ऐलान किया है जिसमें उनके एयरक्राफ्ट्स और दीगर चीज़ों की तरबियत है। क्या पाकिस्तान को इस हवाले से संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो बारहा कह चुका है कि वो पाकिस्तान पर हमला करने का प्लान रखता है? देखिए, पाकिस्तान को करना चाहिए नहीं जी, पाकिस्तान कर रहा है, अपनी तैयारी में है। और आपने देखा होगा कि आफ्टर मार्के हक पाकिस्तान ने हर डोमेन में अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम्स ऑफ वॉर
कुछ ना कुछ तजर्बात किए हैं, हमारी नेवी ने तजर्बात किए हैं, क्योंकि वो अक्सर थ्रेट आपको देते थे, हम अभी नेवल साइड से ये चीज करेंगे, वो करेंगे। बट एक चीज याद रखिए कि पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कन्वे कर दिया जी। अगर खुदा ना खास्ता वो कोई और मिस एडवेंचर करता है नियर फ्यूचर, तो इट विल हैव पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज भी हमारी कहीं बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, पाकिस्तान इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू टेक देम ऑन, और पाकिस्तान विल टेक दिस वॉर इनटू इंडिया। ये याद रखिएगा, किसी डोमेन में भी अब अगर वो बढ़ेगा, इसलिए तो वो अभी ज्यादातर इन्हिसार कर रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स के यूज को पे, और उसके बाद वो डिपेंडेंट हुआ है अपने प्रॉक्सी के पार्टनर के साथ, अफगानिस्तान के साथ। अनफॉर्चुनेटली दोनों स्टेट्स ने, अफगानिस्तान ने भी और इंडिया ने भी, अपना जो असल चेहरा है वो सामने आ गया है। ये जो अफगानिस्तान के भी वो लोग जो बुतों के खिलाफ थे कल तक, पता नहीं क्या वो नहीं बुतों के नीचे खड़े होकर अभी कोलैबोरेशन कॉपरेशन की है, और उनका जो शरीयत के ऊपर जिहाद का एक नैरेटिव था वो भी सामने वल्नरेबल आ गया है। और इनका जो, जिस तरह हम अभी पहले बात करते कि शरीयत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला जो रोल था, फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी है, वो दोनों चेहरे सामने आ गए। अच्छी चीज हुई है पाकिस्तान के लिए। गो के खतरा तो बहुत बड़ा है और इस वक्त बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, पर जो भी शक शुबा था पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद है जो इस अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पे फायदा उठाना चाहते हैं, पॉलिटिकल में भी कुछ रिलीजियस ऐसे लोग हैं, तो बिल्कुल क्लियर कट लाइंस आ रही हैं जी। पाकिस्तान की स्टेट के नैरेटिव के साथ कौन खड़ा है और अपने पर्सनल एजेंडा के साथ कौन खड़ा है। यही हालत भारत में नजर आ रही है कि भारत के अंदर भी जो अंदर भी काफी सारे परेशान है कि जो हमने सेकुलर और एक जो डेमोक्रेटिक चेहरा हमने अपनाया हुआ था, वो तो बिल्कुल सामने वल्नरेबल होके बिल्कुल उनके अंदर भी अंदरूनी इख्तिलाफात और आज़ादी की तहरीकें नजर आ रही हैं। सर, आप समझते हैं कि 2026 वाकई ईयर ऑफ वॉर्स बन सकता है, या फिर बड़ी ताकतें तसादुम से बचने की कोशिश करेंगी? आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पेशन गोइयां की जा रही हैं कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है? देखिए, मैं आलमी जंग तो नहीं कहूंगा, बट जो ट्रेंड्स हैं वो मिलिटराइजेशन के हैं। मिलिटराइजेशन हो रही है यूरोप के अंदर भी, आप देख रहे हैं नेटो कंट्रीज जो है वो अपना बजट को 2% से लेके 5% तक लेके जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ या ईरान अमेरिकन एक्सचेंज हुआ, मिडिल ईस्ट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अपने डिफेंस के मुतालिक उनके खतरात बढ़ रहे हैं। फिर दो हेजमोनिक डिजाइंस एप्लीकेशन उनकी हुई है हमारे रीजन में, हिंदू जायनिज्म की, और मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जो जूइश जायनिज्म है उसका ऑलरेडी एप्लीकेशन हुई है। फिर यूक्रेन का भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, वेस्ट की अपनी एप्रीहेंशंस है। तो मिलिटराइजेशन तो हुई है, जिसकी वजह से लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा कंटिन्यू जरूर करेगा, लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज है या जो वो उसमें इजाफा जरूर होगा, क्योंकि टेररिज्म के हब बन रहे हैं कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं, वो ट्रांसनेशनल टेररिज्म लेके जाएंगे, तो खतरात बढ़ेंगे 2016 में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर ये सिंपल सर यूक्रेन और रशिया का मसला ले ले तो वो मामला हल होने की बजाय मजीद बिगड़ ही रहा है। अब तो बाकायदा वहाँ पे ग्रुप्स बन चुके हैं और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका किस किस के साथ खड़े हैं, दोनों फ्रीक पीछे हटने को भी तैयार नहीं। तो क्या ये जंग दीगर ममालिक के बरह रास्त शामिल होने का सबब बन सकती है?